नमस्कार। द नागरिक में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम रात 9 बजे। आज कल चंद्रयान पर चर्चा हो रही थी, चंद्रयान 3। आज चर्चा हो रही है जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं उनके करीबियों पर सुबह जो है 5 बजे छापे डाले गए और उनके जो ओएसडी हैं, उनके जो सलाहकार हैं, उनके जो करीबी मित्र हैं, उन सबके घर में छापे पड़े। आज हालांकि उनका जन्मदिन था, भूपेश बघेल जी जो मुख्यमंत्री है उनका, और उन्होंने कहा भी कि सरकार ने अच्छा तोहफा दिया है। तो छत्तीसगढ़ चर्चा में इसलिए भी होना चाहिए था कि वो जो है वहाँ चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के। इसके अलावा लोकसभा के चुनाव को लेकर के तो लगातार देश में चर्चा है ही, और छत्तीसगढ़ में चूंकि 11 सीटें आती हैं लोकसभा की और उसमें से 9 सीटें बीजेपी के पास, तो 9 महत्वपूर्ण सीटें हैं। और इस बार चूंकि ये कहा जा रहा है कि मोदी जी की वो छवि बरकरार नहीं है और कांग्रेस भी इस बार कमर कसकर खड़ी है, इंडिया गठबंधन बन गया, तो मजबूती आ गई है विपक्ष में भी। और शायद इसीलिए जो मोदी जी अकेले अपने दम पर कह रहे थे कि एक अकेला सब पर भारी, उन्होंने 38 दलों का गठबंधन बनाया और एनडीए को फिर से खड़ा किया। और अब कह रहे हैं कि सारे प्रवक्ता जो हैं वो अलग अलग पार्टी से न जाने जाएं, प्रवक्ता जब जाएं कहीं बोलने के लिए तो वो कहें कि एनडीए के प्रवक्ता। तो ये बेचैनी देखी जा सकती है कि मोदी जी परेशान हुए हैं। और भूपेश बघेल ने जिस तरह से अपनी लोकप्रियता हासिल की है उससे थोड़ी चिंता और बढ़ जाती है, क्योंकि 15 साल का शासनकाल रहा इसके पहले, 2018 से पहले बीजेपी का। रमन सिंह 3 बार वहां मुख्यमंत्री रहे और 15 साल के बाद फाइनली जो उनकी विदाई हुई, बीजेपी को मात्र 15 सीटें मिली। 90 सीटों में से केवल 15 सीटें। तो आगे क्या है, ये जो छापे डाले गए हैं, क्या मोदी जी भूपेश बघेल की लोकप्रियता से डर रहे हैं? हालांकि भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि भाई उनका जो है वो चाहते हैं कि जो जमीन के अंदर जो खजाने हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, उस पर उनका कब्जा कैसे, उनका मतलब उनके परिचितों का, उनके मित्रों का कब्जा कैसे हो जाए। हम उसमें रोड़ा बन रहे हैं, इसलिए वो हमको परेशान कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो जितना हमको परेशान करेंगे उनकी सीटें उतनी ही कम होंगी। सच्चाई क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, ये जानने के लिए, ये समझने के लिए हमारे साथ 3 साथी पत्रकार हैं। हम उनसे पहले आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ है आवेश तिवारी भाई जो रायपुर से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं। नमस्कार। आप देखने में लग रहे हो कि आपको यंग पत्रकार है, युवा पत्रकार है, लेकिन बड़े जोशीले हैं। युवा एकदम नहीं है, लंबे समय से पत्रकारिता में है। और अभी उन्होंने बताया भी कि जो है जो छापे पड़े वो तो वहां गए हुए थे, तो एकदम ग्राउंड रिपोर्ट देंगे, वो वहीं से आ रहे हैं लौट करके। और सुबह सुबह जब मैंने उनको जगाया था तो वो सो रहे थे, तो वो सारा देखभाल करके आए हैं। चेहरे पे थोड़ी थकान भी दिख रही होगी, लेकिन मुस्कुराहट बतलाती है कि बहुत जो है ओजस्वी है, जोशीले हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बॉम्बे में लंबे समय तक जनसत्ता में नवभारत टाइम्स में काम किया है। वरिष्ठ पत्रकार है, अभी इंदौर में है, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है तो जाहिर है, मध्य प्रदेश तो कभी एक ही हुआ करता था, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो उनके पास भी सारी खबरें हैं वहाँ क्या क्या चल रही हैं। अभी हम लोगों ने 4 बजे कार्यक्रम किया प्रकाश भाई के लिए, जो उनका जो डिजिटल चैनल है इंदौर डायलॉग, उसके लिए। और वो भी कार्यक्रम भूपेश बघेल को लेकर के था, ईडी सीबीआई किस तरह से काम कर रही है उसको लेकर के था। हमारे साथ 2 और पत्रकार जुड़ेंगे, राकेश बादल साहब और राकेश अचल भाई। वो दोनों जब जुड़ेंगे तो आपको हमसे मिलवाएंगे। तब तक हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले आवेश भाई, मैं आपके पास आता हूँ। ये बतलाइए कि ये जो सुबह सुबह भूपेश बघेल जी को जो शुभकामना दी गई केंद्र सरकार द्वारा, वो कितना जमीनी है, कितना सच है, कितना जो है दबाने की कोशिश है, ये जरा समझाइए पहले। देखिए, भूपेश बघेल का जन्मदिन कल था और सुबह 6:30 बजे से जो छापेमारी शुरू हुई
वो रात को 9:45 जाकर के खत्म हुई। दरअसल ये आप सब ने देखा होगा कि अभी जो तमाम सर्वे के परिणाम आए हैं और तमाम यूट्यूब चैनल्स पर भी, अखबारों में, टीवी पर बहस चल रही है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस पूरी तरह से, इस समय कांग्रेस को एज है कम बनिस्पत भाजपा भारतीय जनता पार्टी के। और जो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व है वह यह बात जानता है अच्छी तरह से कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जो 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, उनके परिणाम 2024 के परिणामों को प्रभावित करेंगे। एक बात। दूसरी बात, आज हमारी भाजपा, आज शाम को भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं से मेरी बात, हमने उनको कहा कि छापेमारी पिछले 1.5 साल से चल रही है छत्तीसगढ़ में, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा, जो बीबीसी में, देशबंधु में और अमर उजाला जैसे बड़े अखबारों में रहे, उनके यहाँ की छापेमारी बड़े, ये बात समझ में नहीं आई। तो भाजपा वालों का ये कहना था, बहुत साफ साफ कहना था कि दरअसल केंद्रीय नेतृत्व जो है भारतीय जनता पार्टी का, वह छत्तीसगढ़ की तासीर को समझ नहीं पा रहा है। वह यह नहीं समझ पा रहा है कि भूपेश बघेल पर या फिर उनके अपनों पर लगातार ईडी और इनकम टैक्स का जो छापेमारी हो रही है, उसका बहुत ज्यादा निगेटिव असर भाजपा पे पड़ रहा है। और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी जो है छत्तीसगढ़, वो भी इस बात को मानती है कि ये गड़बड़ हो रहा है। दूसरी बात, कल जब छापेमारी हुई शुरू, बहुत अंदर की खबर बता रहे हैं जो केवल द नागरिक पर ही लोग जानेंगे और कोई किसी अखबार टीवी में नहीं मिलेगी। विनोद वर्मा जी के यहां से रमन सिंह के कार्यकाल की 5 फाइलें मिली, जिसमें प्रियदर्शनी घोटाला, पनामा पेपर घोटाला, चिटफंड घोटाला और 2 घोटाले और भी शामिल थे, जिसमें नान घोटाले की भी फाइल थी। साथ ही सावरकर पर, वीर सावरकर पर, जो इस देश में एक बड़े तबके के देवता हैं और आजादी के बड़े सिपाही रहे हैं एक बड़े वर्ग के लिए, उनके कारनामों पर एक पूरा का पूरा करीब 400 पेज का दस्तावेज मिला। तो मेरे पास इस बात की सूचना है कि विनोद वर्मा जी ने ईडी से कहा कि आप कृपया इनकी भी जब्ती दर्ज करा लीजिए। जब आप तमाम चीजों की जब्ती कर रहे हैं तो इसकी भी जब्ती कर लीजिए। इस पर ईडी का अधिकारी तुरंत दूसरे कमरे से दौड़ता हुआ कहा कि नहीं नहीं नहीं, इसकी जब्ती मत लिखिएगा। अरे भाई साहब, आप को पता नहीं है कि जो मिश्रा जी है, अब कौन से मिश्रा जी हैं आप लोग भी जान रहे हैं, जो मिश्रा जी हैं वह माफ किसी को नहीं करते। हमारे बच्चे रोटी रोटी दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। सच्चाई यह है, जब केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने जाती है तो साफ समझ में आता है कि क्या होगा। और यह भी बता दूं धनंजय जी, प्रकाश भाई, कि आने वाले जो 3-3.5 महीने का समय बचा है, इस बात की प्रबल संभावना है कि भूपेश बघेल और झारखंड से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो जाए। लेकिन यह भी सच है कि जो इस तरह की, दरअसल मोदी और शाह, जो हार का भय है उसमें अनिर्णय निर्णय लेने की क्षमता होती है वह खत्म हो गई है। और जो कर रहे हैं वह बड़ा अपने आप में आश्चर्य भरा है, वो इनके ऊपर बैकफायर करेगा। और ये बात ये समझ नहीं रहे हैं। आज भूपेश बघेल ने एआईसीसी में अपनी पीसी में कहा कि इस समय हम 72 सीटों पे हैं और मुश्किल है और संभव है कि अगली बार सीटें और बढ़ जाएं। भाजपा के पास मुद्दा बचा ही नहीं है। लगातार भाजपा के, छत्तीसगढ़ भाजपा के जो बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह 15 साल सीएम रहा, धूल धूसरित कर दिया उनका सम्मान भाजपा ने। अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने मिलकर के तमाम बड़े नेताओं को एकदम पूरी तरह से उनकी राजनीतिक पूरा पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर दिया।
आप वो लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे, इस बात को आप बताइए। हम्म। तो कुल जी। मिलाकर के जो ये हुआ है, जो छापेमारी चल रही थी, उसके बाद ये जो पर्सनल अटैक्स हैं, ये बहुत भारी पड़ने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। जी आवेश भाई, मैं आपके पास वापस आता हूँ। क्षमा करेंगे, मैं एक प्रस्तावना में गलत बोल गया। प्रकाश भाई मुझे याद दिलाए थे, मैंने देख नहीं पाया था कि भूपेश बघेल जी का बर्थडे 23 तारीख को था, आज नहीं था, 23 तारीख को। जी। हाँ हाँ, वही कल था, कल। हाँ, तो मैं प्रकाश भाई आपके पास आने से पहले एक वीडियो दिखाता हूँ, छोटा सा वीडियो है जो खुद जो है बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बघेल साहब जो आवेश भाई बोल रहे थे उसको उसी की बात को स्थापित कर रहे हैं वो, इसलिए मैं यहाँ दिखाना भी चाहता हूँ। भाई, राज्य सरकार इसके पहले भी महादेव में बहुत सारी कार्रवाई की और बहुत सारे लोग जेल में हैं, कुछ लोग बेल में भी हैं। और जो मुख्य जो खिलाड़ी हैं जो देश के बाहर हैं, उसके खिलाफ भी लुकआउट जारी कर दिया है। यदि ईडी को पकड़ना था ईमानदारी से, तो वो जो बाहर में हैं उसको लाने की कोशिश करते हैं। तो आपने वो किया नहीं। आप तो ये देखिए पॉलिटिकल एंगल कौन सा है, अधिकारी किस में फंस सकते हैं, ताकि उसको चुनाव में उसको दबा के अपने पक्ष में काम करा सकें। जो नेतागण हैं या पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम में जो काम कर रहे हैं, उसको आप रोक सको या बाधित कर सको या उसको गिरफ्तार कर सको, ये उद्देश्य। पहले बीच में हल्ला हुआ था खूब भूपेश बघेल के खिलाफ, विजय बघेल, खूब आप लोग हवा दिए, मीडिया के माध्यम से खूब उसको मिला। लेकिन कल पता चला कि भारतीय जनता पार्टी मान चुकी है कि पाटन में विजय बघेल की दाल गलने वाली नहीं है। तो ईडी को भेज दिया गया, जो वहाँ वो ईडी के रूप में हमारे काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब एक आने वाले समय में और कार्यकर्ताओं कि हाँ, ये ईडी आईटी वाले जाएंगे और उसको परेशान करेंगे ताकि वो काम मत कर सके। तो जैसे पाकिस्तान में 2 स्टार प्लेयर रहते ना, एम्पायर लोग, ये भारतीय जनता पार्टी में पहले ही बोलता था, ये उसके बहुत मजबूत विंग हैं भारतीय जनता पार्टी के, ईडी और आईटी, है ना। तो उसके माध्यम से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। मुख्य रूप से बात यही है। प्रकाश भाई, जो आवेश भाई बोल रहे थे वो तो उन्होंने बतला ही दिया, और अभी और उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जो ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि जिससे पाकिस्तानी टीम होती है, आप तो क्रिकेट वाले भी आदमी हैं, पाकिस्तानी टीम के साथ 11 प्लेयर के साथ 2 प्लेयर और होता है, दोनों अंपायर होते हैं। ये ईडी सीबीआई वही है। क्या आपको लगता है ये अंपायरों के भरोसे बीजेपी जीत लेगी छत्तीसगढ़? आवेश भाई ने बहुत बढ़िया बात कही। उसने कहा कि ये बैकफायर होगा। अभी अंदाज ही नहीं है उन्हें कि क्या करने जा रहे हैं बीजेपी और बीजेपी की आला कमान क्या करने जा रहे हैं। आज दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेश बघेल ने बहुत कहा, खुलकर कहा कि हम 90 में से 90 सीटें जीतेंगे। अब 90 में से 90 सीटें जीतना एक थोड़ा अतिरंजित लगता है, लेकिन एक बात है कि हम बहुत सीटें जीतेंगे, बीजेपी की और भी बुरी गत बनाएंगे, उसका आशय ये लिया जा सकता है। तो बीजेपी को अंदाज ही नहीं है कि वो क्या करने जा रही है। दूसरी बात ये, जो आज ये भूपेश बघेल ने प्रेस वार्ता में एक बड़ी जोरदार बात की। उन्होंने कहा कि हम छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, हम जेल जाने से नहीं डरते, हम मरने से नहीं डरते, हम नक्सलियों से नहीं डरते, हम किसी से नहीं डरते। आप ये सोचिए कि छत्तीसगढ़ एकमात्र हिंदी भाषी राज्य जिसने अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ी है और अपनी अलग पहचान बनाई। यह पहचान मध्य प्रदेश की नहीं है, यह पहचान यूपी की नहीं है, यह पहचान राजस्थान की नहीं है, यह पहचान हिमाचल की नहीं है। तो छत्तीसगढ़िया लोगों के बारे में जो जो धारणा, जो बात भूपेश बघेल जी ने कही, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी बता दिया कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, जो अभी आवेश जी ने भी बताया, वो झारखंड के सीएम के बारे में, क्योंकि ये अगले एजेंडे में लगता है बीजेपी के।
आज जब मजेदार बात ये हुई कि कल सुबह मैंने एक ट्वीट देखा प्रधानमंत्री जी का, जिसमें उन्होंने भूपेश बघेल जी को बधाई दी जन्मदिन की और कहा कि आप दीर्घायु हों, आप स्वस्थ रहें, ये शुभकामनाएं दी और छापे पड़ गए। और जवाब में उन्होंने यही कहा कि ये आपका जो बर्थडे गिफ्ट मिला है माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। तो इतने अच्छे शब्दों में भूपेश बघेल ने बता दिया कि हमारे प्रधानमंत्री अगर किसी को शुभकामनाएं देते हैं, यानी आप ये बात गौर कीजिए कि माननीय प्रधानमंत्री अगर किसी को शुभकामनाएं दें तो वो शुभकामनाएं नहीं होती, वो क्या होता है। तो एक बहुत ही गंभीर बात यह है। और प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति को, प्रधानमंत्री जैसे पद पे बैठे व्यक्ति को इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। और जानबूझ के उन्होंने छापे की अवधि वो चुनी, दिन वो चुना जब भूपेश बघेल का जन्मदिन था, जब भारत चांद पे गया था, उसकी खुमारी थी पूरे देश के लोगों को, तो लगा कि लोगों का ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन जो गड़बड़ियां की, जो आवेश ने बड़ी अंदर की बातें बताई कि जो दस्तावेज मिले, जो बातें थी, जो दस्तावेज जब्त करने थे, वो सब बातें तो कर नहीं पाए। और मूल बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति अभी किसी उस पर अभी कोई आरोप है तो उसके पिछले इतिहास को भी देख लीजिए। वो पिछला इतिहास देखने में हमारे जो सरकार के लोग हैं वो इससे उनको वाकिफ नहीं होंगे। दूसरी बात यह कि छत्तीसगढ़ में पिछले 4.5 साल में जो काम हुआ है वो कई मामलों में अनूठा है। अनूठा ये कि धान की खरीदी जो हुई है, धान की खरीदी जिस भाव में हुई है, वहां गोबर की खरीदी सरकार कर रही है, जन कल्याण के जो काम कर रही है, मतलब कोई स्पेस उन्होंने खाली छोड़ा ही नहीं है कि बीजेपी वाले वहां जाके 1 इंच जगह नहीं दी कि अपनी अपनी पेंसिल रख दे, इतनी जगह भी नहीं है। तो ऐसे में बीजेपी के सामने परेशानी बहुत है। मुश्किल ये है कि बीजेपी का केंद्रीय आला कमान अगर प्रदेश इकाई से पूछ लेता कि भाई हम ये करने जा रहे हैं, आप क्या करोगे, तो वो फीडबैक दे सकते थे। लेकिन दिक्कत ये है, आज एक और बात मुझे भूपेश बघेल की बड़ी जबरदस्त लगी। उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा कि माननीय गृह मंत्री जब आते हैं रायपुर या भिलाई, छत्तीसगढ़ में आते हैं, तो वह बीजेपी कार्यालय जाते हैं, वहीं रुकते हैं, वहीं मीटिंग करते हैं और वापस चले जाते हैं। आप इस देश के गृह मंत्री हो, इस देश का गृह मंत्री क्या केवल एक पार्टी का गृह मंत्री है? तो ये बातें उन्होंने बड़ी तीखी और मार्के की बात कही। दूसरी बात आप देखिए, राहुल गांधी ने आज लद्दाख में जो बात कही वो भी मार्के की। उन्होंने कहा कि हम सभी राज्यों में जीतने वाले हैं जहां चुनाव होने वाले, और हम लोकसभा चुनाव भी जीतने वाले। तो ये सारी बातें बड़ी मतलब कोइंसिडेंस है कि देखिए, जो व्यक्ति देश की बात करता है वो विदेश में जाके कर रहा है, जो व्यक्ति यहाँ भारत में बैठा है वो चीन से बात कर रहा है। तो ये सारी बातें देख के लगता है कि बीजेपी के लिए बैकफायर है। एक और बात, अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी ताकत आगामी विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में झोंक रखी है, क्योंकि उन्हें पता है कि छत्तीसगढ़ में उनकी दाल गलेगी नहीं। उनको ये भी पता है कि राजस्थान उनके लिए खट्टे अंगूर है। उन्हें लगता है मध्य प्रदेश एक राज्य है जहां अगर वे थोड़ी मेहनत करेंगे, थोड़े प्रयास करेंगे, थोड़ा पैसा खर्च करेंगे, तो शायद उनकी सरकार दोबारा बन सकती है। तो उनकी कोशिशें यही है कि मध्य प्रदेश उनके निशाने पे है, लेकिन छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार बनने वाली नहीं है। इसीलिए वे इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में बार बार हरकतें कर रहे हैं, और इसका नुकसान बीजेपी को होगा। और जितनी चतुराई से कांग्रेस ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भूपेश बघेल ने कल भी 150 फीट का केक काटा, माहौल बनाया कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो जेल जाने के लिए तैयार हैं, ये सब चीजें बीजेपी के लिए नुकसानदेह होगी। राकेश भाई मैं आप जी राकेश भाई मैं आपके पास आता हूँ। राकेश भाई मेरी आवाज आ रही है अब तक? नहीं, वो फ्रीज हो गए। अवेश भाई मैं आप ही के पास आता हूँ। भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि पहले आईटी ने छापा मारा, फिर ईडी घुसी, और अब कोर्ट में अर्जी लगाते हैं कि इन्हीं केस में सीबीआई जांच हो। और वो कह रहे हैं ये प्रजातांत्रिक तरीके से नहीं हो रहा, ये सब जो है बीजेपी जानबूझ करके हमारे काम में अड़ंगा डाल रही है, बीजेपी परेशान कर रही है। और ये भी कह रहे हैं कि जांच एजेंसियां छत्तीसगढ़ में 2168
करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा रही है, जिसे वो साबित नहीं कर पा रही है, और 200 करोड़ का चालान भी नहीं है, और जो है उसमें से पैतृक संपत्ति भी शामिल है, ऐसा बोल रहे हैं भूपेश बघेल साहब। मतलब पूरी चीजों को एकदम साफ करके रख दे रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने प्रेस को उन्होंने बतला दिया कि वस्तु स्थिति क्या है। अब जो है जिस तरह से बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व, आपने तो बताया कि वो जो है स्थानीय नेतृत्व परेशान है, नेता परेशान है, लोकल नेता, लेकिन जो इस तरह से कर रहे हैं बीजेपी की आला कमान, तो क्या उनको डर नहीं लग रहा है? उनको नहीं लग रहा कि कल को जब इतनी मजबूत सरकार है तो जो लोकसभा की सीटें 9 उनके पास है वो भी गायब हो जाएंगी, वो भी घट जाएंगी, उस पर भी असर पड़ेगा? क्या उनको पता नहीं चल रहा है जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं? जी देखिए, आपको बताएं, स्थिति ये है, माने सोचिए किस तरह से मोदी और शाह की एजेंसियां काम कर रही हैं। इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है कि ईडी, सीबीआई, पुलिसिंग तमाम भाजपा शासित राज्यों की वह फेल हो चुकी है। देखिए, इसमें इसको बहुत ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। हम लोगों के सामने मणिपुर है, हम लोगों के सामने हरियाणा है, और यह एकदम स्थापित है कि गृह मंत्रालय या अमित शाह के अंतर्गत जो विभाग आते हैं और वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, वो पूरी तरह से कोलैप्स कर चुके हैं, पूरे देश में कोलैप्स कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। यहाँ आप सोच सकते हैं कि ईडी का छापा पड़ रहा है, और ईडी का जो वकील है, जो ईडी का सरकारी वकील है, यह बात आज हमने कहीं कही भी है या लिखी भी है, उसका सरकारी वकील टेलीविजन पर डिबेट में बैठा हुआ ईडी का पक्ष बता रहा है। कितने आश्चर्य की बात है कि जो ईडी का सरकारी वकील है वह टेलीविजन पर डिबेट में बैठा हुआ ईडी का पक्ष बता रहा है, जिसको कोर्ट में होना चाहिए। कोर्ट में जब कोई मामला सब जुडिश पेंडिंग है, अभी तक न तो चार्जशीट दाखिल हुई न तो कुछ हुआ, कोर्ट में प्रस्तुत करने से पहले आरोपियों को ये काम कर रहा है। दूसरी बात, बहुत उनका नाम है सौरभ पांडे जी, सौरभ पांडे जी। तो सौरभ पांडे जी, आज मैं खुद आश्चर्य, मैंने उनसे पूछा भी, जवाब नहीं दे पाए। हमने कहा कि आप कैसे टीवी डिबेट में बैठे हुए हैं महाराज? तो वो जवाब उसका नहीं दे पाए। एक बात। दूसरी बात कि देखिए, अब छत्तीसगढ़ में आदत सी हो गई है लोगों की, ठीक है, यह बात आप लोग जानते भी होंगे, शायद धनंजय भाई या प्रकाश भाई जरूर जानते होंगे कि ये जो छापेमारी हुई है, आज विनोद वर्मा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें उन्होंने भोपाल से प्रकाशित एक पत्रिका और उसकी एक जो संपादक है उनका भी जिक्र किया। पता नहीं आप लोगों की जानकारी में है कि नहीं, उनका नाम विजया पाठक है, और विजया पाठक एक पत्रिका निकालती है, जगत विजन। मुझे याद है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने वहां पर राजीव गांधी हत्याकांड के जो आरोपी है उनको बचाने का आरोप लगा दिया था पचौरी के ऊपर, जिसके बाद उनके एक महाविद्यालय की मान्यता वगैरह भी खत्म की। तमाम विवादित लिखती रहती है। तो हुआ क्या, ईडी ने जो छापेमारी की है वह दरअसल जगत विजन में प्रकाशित एक रिपोर्ट थी। वह रिपोर्ट मेरे पास भी है, आप लोगों ने पढ़ सकते हैं, उसको अवेलेबल है। उस रिपोर्ट में इस बात का संदेह व्यक्त किया गया कि महादेव ऐप नाम जो चल रहा है, पूरे देश में बड़ी चर्चा है उसकी, उस ऐप को चलाने वालों में का सहयोग करने वाला एक सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी विनोद वर्मा जी का रिश्तेदार है। अब आप सोचिए कि किसी का नाम वर्मा है तो क्या हर वर्मा विनोद वर्मा का रिलेटिव होगा? वो बोले भैया मैंने तो कभी मुलाकात भी नहीं की। चंद्रभूषण उसका नाम बताया जाता है। हाँ, चंद्रभूषण वर्मा। उसने कहा कि विनोद वर्मा, उस आधार पर विनोद वर्मा का छापा पड़ गया, उसी आधार पर मुख्यमंत्री के ओएसडी का यहाँ छापा पड़ गया। दरअसल यह सब सच्चाई देश की जनता जानती है कि इस देश में भले ईडी हो, भले सीबीआई हो, भले एनआईए हो, इनका कन्विक्शन रेट इतना खराब है। ईडी का तो खैर बहुत ही खराब है, ये कन्विक्ट किसी को नहीं कर सकते। दरअसल ये इलेक्शन को प्रभावित करने की एक बहुत प्लान्ड कोशिश है। दूसरी बात, मोदी को हम ये कह सकते हैं कि मोदी शाह को पता नहीं है, ये जान नहीं रहे हैं कि बैकफायर करेगा, लेकिन स्ट्रेटेजी साफ दिखाई देती है कि
पहले ये ईडी भेजेंगे, उसके बाद इनके जो समर्थित चैनल हैं वह हमला करेंगे, उसके बाद अगले दिन अखबार छापेंगे, उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अपने प्रवक्ताओं की, जैसे आज शाम को संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की भूपेश बघेल के खिलाफ, जैसे छत्तीसगढ़ में भी पूर्व आईएएस ओपी चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की भूपेश बघेल के खिलाफ, और उसके बाद तमाम झूठ जो है, झूठों का बाजार प्रसारित किया जाएगा। अब जैसे एक शाम को खबर आई कि यह ऐप जो चल रहा था इसका संबंध दाऊद इब्राहिम से है, आतंकियों को फंडिंग कर रहा है, तो आप समझिए बीजेपी इस तरह के नैरेटिव को इस्टेब्लिश कर चुनावों को प्रभावित करने के लिए एक पूरी मुहिम चला रही है। इसमें दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इस देश के प्रधानमंत्री और तमाम संविधान के आधार पर संवैधानिक एजेंसियां, जो वो एजेंसियां कॉन्स्टिट्यूशनलाइज है, वो सारी इन्वॉल्व है। ब्यूरोक्रेट्स और तमाम भाजपा के नेता मिलकर जो कर रहे हैं, ये क्राइम अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, क्राइम अगेंस्ट डेमोक्रेसी है, जो छत्तीसगढ़ में साफ साफ दिखाई दे रही है। आप अंदाजा लगाइए। बहुत आज भूपेश बघेल ने एक बात, बहुत संवेदनशील बात कही। उन्होंने कहा कि हमारी पूरी की पूरी, प्रकाश भैया जानते हैं, मुझे वो दिन भूलता नहीं है, कांग्रेस की पूरी अग्रिम पंक्ति झीरम घाटी में साफ हो गई। उसके बाद 2013 के बाद कांग्रेस ने खुद को खड़ा किया। आप उनको जेल से डरा रहे हो, जो विनोद वर्मा 62 दिन जेल में होकर आए, जो भूपेश बघेल जेल से जमानत लेने से इनकार कर दिए, आप उन्हें जेल से डरा रहे हो। भाई, भाजपा का तो कोई नेता नहीं गया, लेकिन इन्होंने तो जेल से दोस्ती यारी की है। इन्होंने तो नक्सलवाद का वो जमाना देखा है कि लोग थर्राते थे, लेकिन कांग्रेस के नेता जाकर के वहां भले नक्सलियों ने खात्मा कर दिया, लेकिन रैलियां की, परिवर्तन यात्रा निकाली वहां। तो अब मुझे लगता है कि ये देखिए, सारी कोशिशें कर लें छत्तीसगढ़ को। धनंजय भाई, आप एक छोटी सी बात बस बता रहा हूं, छत्तीसगढ़ की राजनीति को शेष देश की राजनीति से अलग हट करके देखना होगा। बहुत सज्जन लोग हैं यहाँ के, और पिछले 4.5 साल में प्रकाश भैया बता रहे थे तमाम चीजें, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज हुई है जिसको हम सबको जानना चाहिए, वह यह है कि छत्तीसगढ़ियावाद बेहद मजबूत हुआ है। छत्तीसगढ़ की परंपराएं, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और छत्तीसगढ़ पर अहंकार। अब कोई जाता है मुंबई में, आपसे ये नहीं कहेगा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद है, आइए जाइए ना बस्तर, अब उजमाड़ घूम के आइए। ये अंतर आया है, और पब्लिक इस छत्तीसगढ़ियावाद पर, जिसमें कि भूपेश बघेल और रमन सिंह दोनों शामिल हैं, किसी किस्म का बाहरी हमला कतई बर्दाश्त नहीं करे। यही सच्चाई। बिल्कुल बिल्कुल सही। प्रकाश भाई, मैं आपके पास आता हूं। भूपेश बघेल जी ने कहा है कि आप जितने भी कार्रवाई करेंगे, जितने भी छापे मारेंगे, हमारी सीटें उतनी बढ़ेंगी। आवेश भाई ने तो कहा कि जिस तरह से संस्कृति पे काम किया है, जिस तरह से बाकी चीजों पर काम किया है, वो उनके कॉन्फिडेंस को दिखाता है कि उन्होंने काम किया है। लेकिन जो कॉन्फिडेंस है कि भाई आप जेल भेज दो या कहीं भेज दो, हम डरने वाले नहीं हैं, हम मुस्कुराते रहेंगे, आपको जो करना है कर दो, ये तो बड़ा चैलेंज है। तो ये जो इतना चैलेंज करने का जो साहस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी में है, और 5 साल से वो सत्ता में है, क्या उनके खिलाफ एंटी कैपेंसी जिसको अक्सर लोग बोलते हैं वो नहीं है? और पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की जनता जो है खुश है उनके कार्यकाल में? धनंजय जी, इसके पहले 13 साल, लगभग 13 साल तक बीजेपी के रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे, एक छत्र राज रहा है उनका। लेकिन आवेश भाई ने भी इस बात की पुष्टि की है कि जो काम भूपेश बघेल ने कर दिया है वो रमन सिंह नहीं कर पाए। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि तब छत्तीसगढ़ छोटा नया नवेला प्रदेश था, लेकिन अब जो काम भूपेश बघेल ने किया, भूपेश बघेल ने नब्ज को पहचान लिया है कि छत्तीसगढ़ की नब्ज क्या है।
और उसी नब्ज को पहचानने का फायदा उन्हें मिल रहा है। दूसरी बात यह कि भूपेश बघेल पर भी आरोप कम नहीं लगे, पार्टी के भीतर भी बड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने बड़ी कुशलता से सारे मामले को, सारे हालात का मुकाबला किया और अपनी पार्टी के भीतर भी और पार्टी के बाहर भी राजनीतिक रूप से बड़ी कुशलता का परिचय दिया। तो ये सब चीजें, ये जो गणित करना, ये गणित बैठाना कोई सामान्य बात नहीं है। दूसरी बात यह कि भूपेश बघेल का व्यक्तित्व ऐसा है कि रमन सिंह 13 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी आज पार्टी में कोई बहुत सम्मानजनक स्थिति में नहीं है। पार्टी के लोग ही उनकी अवमानना करते हैं, बीजेपी के लोग ही अवमानना करते हैं। एक ऐसे व्यक्ति की जो बीजेपी की राष्ट्रीय पदाधिकारी रहा हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, लेकिन भूपेश बघेल के साथ ऐसा नहीं है। तो भूपेश बघेल ने यह बता दिया कि मैं पार्टी में भी लोकप्रिय हूँ, मैं मतदाताओं में भी लोकप्रिय हूँ। और जो छत्तीसगढ़ की खास बात है, छत्तीसगढ़ के विकास के आंकड़े देखिए, जो तमाम चीजें आपको देखने को मिलेगी तो लगेगा 5 साल में या 4.5 साल में छत्तीसगढ़ ने जो किया है वो बहुत ही उल्लेखनीय काम किया। नया रायपुर बनाने की बात हो, नए उद्योगों को लाने की बात हो, तो आप देखिए कि आज के जमाने में जो रायपुर है, आज से 20 साल पहले जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था, एक किसी कस्बे जैसा था। और एक और चीज है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि छत्तीसगढ़ में है कोयला, वहां बिजली का सरप्लस है, वो छोटा राज्य है जहां लोकसभा की 11 सीटें हैं, विधानसभा की 90 सीटें हैं। तो जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उन्हें लगता है कि यहाँ चीजों को मैनेज करना आसान है। तमाम बड़े बड़े उद्योगपतियों की निगाहें छत्तीसगढ़ पे है, वे वहाँ कारोबार कर रहे हैं, कारोबार करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ की खदानों पे उनकी निगाहें हैं, बिजली कंपनियों पे उनकी निगाहें हैं। और आप देखिए कोई भी बड़ा उद्योगपति, खास करके बीजेपी के 2 बड़े उद्योगपति हैं जो कहते हैं कि G2 कहा जाता है उन्हें, G20 तो नहीं, G2 कहा जाता है। वो G2 के जो दोनों उद्योगपति, उनकी निगाहें छत्तीसगढ़ पे बहुत दिनों से हैं। और छत्तीसगढ़ में वे चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का पूरा दोहन करें। वहाँ प्राइवेट रेलें चल रही हैं, मालगाड़ियां चल रही हैं, कोयला ढो रही हैं, और वो कहाँ ले जाती हैं, किन बंदरगाहों पे ले जाती है, ये सब चीजें किसी से छुपी नहीं है। तो भूपेश बघेल काफी लोकप्रिय हुए हैं और जितने छापे पड़ेंगे, अगर भूपेश बघेल को गिरफ्तार किया गया तो उनकी लोकप्रियता और बढ़ेगी। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये सरकार ऐसा कोई कदम उठाएगी। जैसे कि वो चाहते तो राहुल गांधी को गिरफ्तार करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो भूपेश बघेल को भी गिरफ्तार तो नहीं करेंगे, लेकिन गिरफ्तारी के अलावा वो सारे परेशानियां खड़ी करेंगे, परिवार वालों के सामने, परिचितों के सामने, रिश्तेदारों के छापे डालेंगे और उनका जीना मुहाल करेंगे। और एक और बात है जो बड़ी चिंताजनक बात भी, संविधान के रूप से भी और नागरिक के तौर पे, जो छापामारी की प्रक्रियाएं हो रही उनमें कानूनों का पालन नहीं हो रहा है। मतलब एक तरह से मनमाने ढंग से छापामारी हो रही है और मनमाना व्यवहार लोगों के साथ हो रहा है। तो ये भी बड़ी चिंता की बात है, नागरिक अधिकारों के लिए चिंता की बात है। धनंजय जी जी प्रकाश भाई, आप जो कह रहे हैं वो तो जग जाहिर है, तमाम चीजें वो कर रहे हैं जो संविधान के साथ नहीं है, जो मनमाने तरीके से कर रहे हैं। वो जैसा कि आबिश भाई ने शुरुआत में ही कहा कि मणिपुर को लेकर के जो किया, जो हरियाणा में नूह में जो हुआ, या और जो बाकी जगहों पे भी हो रहा है। हमारे एक जो है दर्शक है सनम वसुदेव, वो भी कह रहे हैं कि ये सब भुलाने की कोशिश है। और जो एक आदमी पकड़ा गया था किरण पटेल कश्मीर में, याद हो आपको, कि वो जो है अपने आप को पीएमओ को आदमी कहता था और क्या क्या किया हुआ था कश्मीर जैसी जगह पे। वो हाई लेवल सिक्योरिटी लिया, Z+ सिक्योरिटी लिया हुआ था, और उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही। लेकिन ये आवेश भाई खुद कह रहे हैं, ये जो अभी जिस तरफ इशारा कर रहे थे प्रकाश भाई, भूपेश बघेल बता रहे थे कि ये जो है वो चुनाव के लिए ये नहीं कर रहे हैं। इनकी असली चिंता ये है, उनको पता है कि वहां से जीतने वाले नहीं है। उनकी असली चिंता ये है कि वो जो है, जो छत्तीसगढ़ की जमीन के नीचे जो खाने हैं, जो जो कोयला है, जो और सारे चीजें हैं, उस पे कब्जा करने के लिए, अपने मित्रों को दिलवाने के लिए वो सारे प्रयास किए जा रहे हैं कि किस तरह से हमको दबाएं। ये सारी बातें उठा रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो
जो जिसको कह रहे थे G2 प्रकाश भाई, G2 को घुसाने के लिए इतनी सारी कार्रवाई करेंगे, तो क्या भूपेश बघेल भी स्टेट गवर्नमेंट में है तो वो सारे उजागर नहीं करेंगे चीजों को? ये समझ में नहीं आता है उनको, केंद्रीय नेतृत्व को बीजेपी के, कि आप अगर जबरन घुसाओगे तो कब तक घुसाओगे? कल आपकी सरकार जाएगी तो क्या होगा? भाई ये तो शायद आप लोगों को फिर से स्मृति आपकी ताजा कर दूं कि भूपेश बघेल ने जैसे ही मुख्यमंत्री की शपथ ली, मुश्किल से 15-20 दिन बीते थे। पहले तो टाटा को जो जमीन दी गई थी बस्तर की, ना वो पूरा का पूरा जमीन वापस कराई किसानों को। दूसरा बड़ा काम किया कि जो NMDC है नागराज के पहाड़ों में, वहां पर एक MDO हुआ था जो जिसमें कि अडानी को दिया गया था आयरन ओर की माइनिंग का काम। उसको भी, चूंकि उसमें पार्टनर थी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, उसको भी उन्होंने रद्द कर डाला। माने अडानी को पाला झटका वही मिला बड़ा साफ साफ कि पहली बात तो अडानी का वो रद्द किया गया, दूसरी बात जमीन का अधिग्रहण भी रद्द कर दिया। देखिए, यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है कि दरअसल सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश के किसी भी राज्य में अगर मोदी वापस आना चाहते हैं तो मोदी के साथ साथ साफ है कि अडानी भी आएंगे, अंबानी भी आएंगे। राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी, इसलिए राजस्थान विद्युत वितरण निगम ने अपने MDO के लिए, छत्तीसगढ़ की अपनी माइंस के लिए अडानी को चुना। यह सच्चाई है। तो ये तो होना है, लेकिन आएगा कैसे? अडानी को लाने के लिए जरूरी है कि यहाँ पर फिर से रमन सिंह मुख्यमंत्री बने। रमन सिंह क्या मुख्यमंत्री बने? रमन सिंह को तो मुख्यमंत्री हम नहीं बनाएंगे, कोई मोदी का और कोई आकर के व्यक्ति यहाँ पर कठपुतली सरकार, ना कठपुतली ना। सरकार। दरअसल मुझे याद आता है वह दृश्य गुजरात चुनाव का, प्रकाश भाई, विधानसभा चुनाव का, कि जब वो मुख्यमंत्री वहां का, उनका तो नाम भी मुझे याद नहीं, जब वो मोदी की गाड़ी पर बैठ करके अपना हाथ पिला रहे थे और वो सड़क पर पैदल चलता हुआ हाँफ रहा था। याद करिए वह फोटो, भूपेंद्र वीडियो। पटेल, भूपेंद्र पटेल, जब वो पैदल चलता हुआ, वो बूढ़ा आदमी सड़क पर पैदल बैठने चल नहीं रहा दिया, था, बैठने, गाड़ी में बैठने आए थे, गाड़ी में बैठने नहीं दिया, बेचारे चलने बैठने लगे। नहीं दिया। तो दरअसल, और एक चीज और बताऊं, बहुत जरूरी धनंजय भाई जानने की है कि आप कोई भी वीडियो उठाकर देखिए जिसमें भूपेश बघेल और अशोक गहलोत, या सिर्फ भूपेश बघेल, नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हो। जब नरेंद्र मोदी आते हैं कभी एयरपोर्ट पे, इन दोनों की मुलाकात भी होती है। भूपेश बघेल की बॉडी लैंग्वेज इतनी स्ट्रांग रहती है कि मोदी सकते में पड़ जाते हैं कि हम किससे मिल रहे हैं। यही बात अशोक गहलोत की भी, मैंने कम से कम 5 बार यह वाच किया कि भाजपा के तमाम नेता जो मोदी के स्वागत के लिए आते हैं, वह चुपचाप बगल में खड़े होकर मुस्कुराते रहते हैं, और भूपेश बघेल इस टोन में उनसे मुलाकात करते हैं जैसे लगता है साफ साफ कि बॉस तो मैं हो गए तो प्राइम मिनिस्टर। तो ये देखिए, ये भूपेश बघेल की पॉलिटिक्स करने का तरीका है। प्रकाश भाई मुझसे पहले से जानते हैं भूपेश बघेल को और तमाम लोगों को, लेकिन उनकी राजनीति करने की स्टाइल यही है कि भाई हम मरने के लिए तैयार हैं, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन गलत करोगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यह साफ नजर आता है कि छत्तीसगढ़ में, दरअसल देखिए, खाली ऐसा नहीं है, इतना कितनी घेराबंदी कैसे कैसे होती है, कितने गंदे तरीकों से ईडी और इनकम टैक्स का छापा भर नहीं है। मत भूलिए कि छत्तीसगढ़ को मणिपुर बनाने की पूरी तैयारी थी। नारायणपुर में जैसे चर्च जलाया गया धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर के, जिस तरह से एसपी के ऊपर हमला हुआ, आदिवासी अलग क्रिश्चियन पर हमला करने लगे जो वहां के धर्मांतरण जिन्होंने किया है, पूरी तरह से यह कोशिश थी कि छत्तीसगढ़ में भी मणिपुर खड़ा कर दिया जाए, लेकिन भूपेश बघेल ने इसको सफल नहीं होने दिया। ये तो प्लानिंग के साथ, साजिश के साथ काम करते हैं ना, कि यह नहीं तो यह आजमाएंगे, अब ईडी आजमा लिया, अब फिर इसके आगे और कुछ आजमाएंगे। बौखलाए हुए हैं, हारे हुए हैं, और यह कोई भी कोशिश, कल ममता बनर्जी का आप लोगों को बयान देखना चाहिए फिर से। कल दरअसल हुआ क्या धनंजय भाई, मैं देख रहा था ब्रीफ ईडी की, कल 4 स्टेट में छापेमारी हुई। हाँ, केरल में हुई,
झारखंड, केरल, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, और एक पांचवी जगह भी हुई। मोजर बेयर के एक पूर्व अधिकारी को गिरफ्तार किया गया, ईडी ने किया, और वह मोजर बेयर का कमलनाथ की है, सबको ही जानते हैं। तो तो दरअसल जो पश्चिम बंगाल में हुआ है ना, वो झारखंड का ही वो लिया गया। झारखंड में जिसपे वो तो ठीक है, सर्वे था वही लेकिन व्यापारी पश्चिम बंगाल के। दिल्ली में मोजर बेयर के समवन पारिक नाम मैं भूल रहा हूँ उनका, मोजर बेयर के एक अधिकारी को भी गिरफ्तार किया है, पूर्व अधिकारी। तो है क्या कि ये तो पूरी तरह से सोच रखे हैं कि हमको विपक्ष को सांस लेने भर की स्पेस नहीं देनी। लेकिन एक बात बता दूं आपको, हेमंत सोरेन, भूपेश बघेल और उधर बिहार में तेजस्वी यादव, इन लोगों ने समझ लिया है और सोच लिया है कि तुमको जो करना है हम करेंगे, करो, लेकिन हम जब उठेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। आप एक बात जानते हैं, यह बात मोदी समझ नहीं रहे हैं कि जब इन तमाम छापेमारियों, इन फंसाने की साजिशों के बीच कहीं जनद्रोह खड़ा हो गया, जनता अपने नेताओं के साथ खड़ी हो गई, तब क्या करोगे? मान लो कि भूपेश बघेल को तुम गिरफ्तार करने जा रहे हो, उस वक्त पब्लिक छत्तीसगढ़ की पूरी सड़क पे उतर आई, तब क्या करोगे? और एक बड़ा खतरा, जिस खतरे पर आप बात नहीं कर रहे, हम बात नहीं कर रहे, वह यह है कि केंद्र और राज्य के संबंध जो संविधान ने स्पष्ट कर रखे, सबके अधिकारों की सीमा रेखा बना रखी है, उस सीमा रेखा को मोदी और शाह मिलकर तोड़ रहे हैं। यह बहुत ही खतरनाक है। अगर किसी राज्य ने रिवोल्ट कर दिया, किसी राज्य ने कह दिया कि हम तुम्हारी सत्ता को नहीं मानते हैं, तब क्या करेंगे? ये मणिपुर में हो गया यही बात। मणिपुर में कुकियों ने कह दिया कि हमारे लिए अलग डीजीपी दो, हमको अलग प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी दो, हमारी अलग काउंसिल बनाओ। मणिपुर को दो भागों में बांट दिया। अवेश भाई ये तो चाहते ही यही है कि संविधान लागू न रहे, सारी शक्तियां हमारे पास आ जाए। जो आप कह रहे हैं वो सब वही चाहते हैं। संविधान में जिस तरह से परिवर्तन की बात अभी उठाई है, उनके जो एक अधिकारी हैं पीएमओ के, यस जबरौल, हाँ, आप उनको देखिए, फिर आईपीसी, सीआरपीसी, इन सब धाराओं को, इन सब कानूनों को बदलने के लिए जो बिल लाया है उसको देखिए। फिर जिस तरह से संघ की जो स्टेट की जो शक्तियां हैं उसको शिथिल करने के लिए जिस तरह से उन्होंने कोशिश की है, वो चाहे उनके अपने ही प्रदेश की बात कर लीजिए कि गुजरात में पूरा मंत्रिमंडल बदल देते हैं दिल्ली से बैठ करके, मुख्यमंत्री समेत नया मंत्रिमंडल खड़ा कर देते हैं मुख्यमंत्री समेत। वो क्या है? वो स्टेट की शक्तियों का हनन है। वो स्टेट की जनता ने जो जिनको चुना है उनको चुनने का अधिकार है मुख्यमंत्री कौन बनेगा। वो तो तमाम चीजें कर रहे हैं। लेकिन मैं जो एक बात जो आई था और सवाल आपसे कर दूं, फिर आऊंगा प्रकाश भाई के पास। एक आरोप बाहर ये भी लगता रहता है कि आप तो वहां है तो आप ज्यादा बढ़िया स्पष्ट करिएगा, हमारे दर्शकों को भी क्लियर हो जाएगा। हम सब तो समझते हैं कि अशोक गहलोत के पास जब गए थे अडानी, एक बिजनेस समिट चल रहा था, वहां अडानी जी भी गए हुए और कहा कि भाई ये जो है राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि अडानी और अंबानी का जिक्र कर रहे हैं, ये देखिए अशोक गहलोत उन्हीं को बुला रहे हैं, ये देखिए भूपेश बघेल जो है अडानी को ही दिए हुए खाने अंबानी को ही दे रहे हैं। ये सारा जो चक्कर है वो क्या है, वो जरा समझाइए। तो ये प्रकाश भाई से पूछ रहे हैं ना कि हमसे पूछ रहे हैं? आपसे पूछ रहा हूँ, प्रकाश भाई के पास अगली बार आऊंगा। अच्छा ठीक है। कि देखिए, एक दो चार चीजें बहुत ही स्पष्ट तौर पे बताऊं, कभी भी अडानी जैसे आप एक चीज इसमें जोड़ना भूल गए, जैसे हसदेव के जंगल छत्तीसगढ़ की देश भर में चर्चा रही कि अडानी को वो कर दिया गया, अडानी को अलर्ट कर दिया गया। अरे भैया, 2026 तक उनको माइनिंग करनी थी परसा ब्लॉक में, अडानी को ठेका दिया गया था, वो बीजेपी के समय में ही दिया गया था जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। यहाँ पे पहला प्रस्ताव रमन सिंह ने ही दिया था। बघेल जी ने बताया इस बात को, लेकिन हम आपके मुंह से इसलिए कहवाना चाह रहे हैं कि आज हमारे जो दर्शक हैं उनको समझ बिल्कुल जानना सबके लिए जरूरी है, मैं इसीलिए बता रहा हूँ। फिर अशोक गहलोत में भी आऊँ। बिल्कुल उसी तरह से छत्तीसगढ़ में जो मैंने अभी बताया, इसके पहले बता भी रखा हूँ, फिर दोबारा बता रहा हूँ कि राजस्थान में जो बिजली की सप्लाई घर घर में होती है, भाई बिजली घर मतलब थर्मल पावर स्टेशन, जलेगा कोयला से, कोयला आना है छत्तीसगढ़ से।
और आपकी सरकार ने, वसुंधरा राजे सिंधिया ने एग्रीमेंट कर रखा है अडानी से, तो अब उसमें अशोक गहलोत क्या कर लेंगे भाई? जब वो एक लंबे वक्त का एग्रीमेंट हो चुका है कि माइनिंग करके अडानी को कोयला देना है राजस्थान विद्युत वितरण निगम को, तो अशोक गहलोत कैसे मना कर देंगे? वही हाल छत्तीसगढ़ के परसा ब्लॉक में था। लेकिन आप यह सोचिए, यह देखिए, तमाम दबाव के बावजूद स्थिति ये पैदा हो गई कि सोनिया गांधी, बहुत अंदर की बात बता रहा हूं, राजस्थान में बिजली कटौती विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बना हुआ है। नरेंद्र मोदी चाहते थे कि कैसे भी करके भिड़ंत हो जाए राजस्थान के में और छत्तीसगढ़ में, गहलोत और भूपेश के संबंध खराब हो जाएं और इसका फायदा हमको मिल जाए। मामला भूपेश बघेल ने साफ साफ कह दिया, पब्लिक के बीच है ये तो पब्लिक डोमेन में है, कि हम किसी भी कीमत पर अडानी को माइनिंग करने नहीं देंगे। लेकिन गहलोत पहुंच गए पहले सोनिया जी के पास और उसके बाद छत्तीसगढ़ आए और कहे कि हमारे प्रदेश की जनता जो है, राजस्थान की जनता, उसकी क्या गलती है आप ये बताइए? वो बिना बिजली के कैसे जिएगी अगर हमको कोयला नहीं मिला तो? आपसे बस सिर्फ इतनी विनती है कि बाहर से कोयला आने लगे उससे पहले हमको कम से कम माइनिंग की इतनी इजाजत दे दीजिए कि हमारा कोयले की आपूर्ति हो सके। भूपेश बघेल ने बोला ठीक है। अंततः यहाँ पर छत्तीसगढ़ में तय हुआ कि हम माइनिंग की इजाजत देते हैं जनहित को देखते हुए। और भाई तमाम लोग विरोध करते रहे, हसदेव का विरोध करते रहे, अशोक गहलोत के साथ अडानी के रिलेशन का विरोध करते रहे। लेकिन आप यह बताइए, छत्तीसगढ़ में 24 घंटे बिजली रहती है, हमारे यहाँ बिजली नहीं जाती। एक्सेस कोयला, एक्सेस पावर प्लांट्स लगे हुए, आज भी राजस्थान में भयंकर कटौती हो रही है क्योंकि वहां पर पर्याप्त कोयला उपलब्ध नहीं है। कोयला सबको चाहिए और इस केंद्र सरकार की नीतियों ने अडानी को कोयले का राजा बना के रखा है। यह भूपेश बघेल या अशोक गहलोत ने नहीं बनाया है, यह सच्चाई है। यह साजिश इतनी बड़ी है कि पूरे देश में गंगा नदी के किनारे, गंगा में ये पानी का जहाज जा रहे हैं, आपको पता है ना, ये बात, बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है उसके लिए। और गंगा के किनारे के जितने बिजली घर थे, भले उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरा चले जाइए आप झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल तक, गंगा के किनारे के सारे बिजली घर अडानी ने खरीद लिए। किस लिए खरीद लिए? क्योंकि गंगा में जब नाव चलेगी, कोयले लदे हुए वो चलेंगे, उसका वो इजिली अपने पावर प्लांट्स तक सप्लाई कर लेंगे। दरअसल अडानी का एक सपना बहुत स्पष्ट है कि देश के सारे थर्मल पावर स्टेशन उसके हो, और थर्मल पावर स्टेशन उसके हो चाहे ना हो, लेकिन कोयले पर उसका एकमात्र अधिकार हो। और यह सच्चाई है कि प्रत्येक जो स्टेट है, भले वो महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान, वो कोयले की मजबूरियों में जकड़ा हुआ है। और इसलिए कई बार ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो बहुत ही सुखदायी नहीं कही जा सकते, लेकिन मजबूरी वाले निर्णय होते हैं, लेकिन होते। आपकी आवाज नहीं आ रही। आपने जो बात कही उसी को मैं थोड़ा सा और ऐड कर दूं। झारखंड में भी जो हेमंत सोरेन पे जो चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है। और उसमें जानकारी ऐड करूं कि ये जो है वहां थर्मल पावर बना रहे हैं झारखंड में, वहां से बिजली जाएगी बांग्लादेश। हाँ, तो लेकिन बांग्लादेश को जो बिजली दे रहे, बांग्लादेश सरकार को आपत्ति की पहले किसी और रेट पे हुआ था, अभी कोई और रेट बता रहे हैं, तो उसने कहा कि मैं कैंसिल कर दूंगा। कोयले का संकट ये आ रहा है कि छत्तीसगढ़ से और झारखंड में भी दिक्कत आ रही है, वहां भी कोयला बाहर से मंगाना चाह रहे हैं, तो ढेर सारा मामला फंसा हुआ है। लेकिन बात सवाल ये आता है प्रकाश भाई कि जो आप कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि 2024 और फिर उसके बाद 5 साल के बाद जो चुनाव आएगा उसमें फिर आएगा जो 25 साल का सपना या 100 साल का सपना देख रहे हैं, हर बार आप ही रहोगे। तो आप जो गड्ढा खोद रहे हो, फाइनली उसमें गिरोगे तो आप ही। क्या ये डर उनको नहीं है? क्या इस तरह से देश को चलाया जा सकता है?
धनंजय जी, देखिए, आपको सरकार दी गई है 5 साल के लिए, लेकिन आप 50 साल के लिए एयरपोर्ट दे रहे हो, आप 50 साल के लिए बंदरगाह दे रहे हो, तो 50 साल आप राज करोगे इसकी गारंटी है क्या? दरअसल डील इतनी बड़ी है, इतने बड़े बड़े मुद्दे इनके सामने हैं। आखिर अगर अडानी के 3-3 जेट विमान 2014 के चुनाव प्रचार के लिए मोदी जी के लिए तैयार रहते थे, तो उनमें तेल पानी कहां से आता था? कुल मिला के बात यह कि मैं आपका भला करता हूं, आप मेरा भला करिए। और सारे कानून नियम, अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री माननीय तो इतने उदार हैं कि उन्होंने एसबीआई की चेयरमैन को वो ऑस्ट्रेलिया ले गए और कहा कि 6,000 करोड़ रुपए कर्जा दो अडानी जी को, सैंक्शन करो, ताकि वो ऑस्ट्रेलिया से कोयला निकाल सके। वो डील अटक गई वहां के पर्यावरणविदों के कारण, क्योंकि जंगल काटने नहीं है। यानी न केवल यहाँ बल्कि विदेश में भी हम आपके साथ हैं। प्राइवेट रेलें चलेगी तो साहब अडानी जी चलाएंगे। अडानी की रणनीति बहुत ही खतरनाक है इस मामले में कि एकाधिकारवादी बहुत ज्यादा। जितने भी आधारभूत संरचना की चीजें हैं, सारे एयरपोर्ट, सारे बंदरगाह, सारे सड़क, सारे जल मार्ग, अंतर्देशीय जल मार्ग, जो गंगा नदी की बात करें, उस पर वो एकाधिकार करना चाहते अडानी जी। और सरकार उनकी मदद कर रही है। वर्तमान सरकार तो खुलेआम मदद कर रही है। पिछली सरकारों ने जो नीति बनाई थी वो सबके लिए समान थी, लेकिन ये सरकार, जैसे मुंबई बंदरगाह, मुंबई एयरपोर्ट किस तरह अडानी को मिला है, जिस कंपनी से छीना गया वो कंपनी मुंबई फेस नोट, एयरपोर्ट भी, मुंबई एयरपोर्ट भी, मुंबई एयरपोर्ट भी, वो अच्छा, इनकी योजना है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट लेने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रही क्योंकि वहां यूनियन बहुत तगड़ी है, आप जानते ही हैं। तो जो भी मालदार संस्था है, जो भी बड़ी संस्था है, वो हमारी, हमें कोई मतलब नहीं है। बाकी सारे ढाबे जो हैं वो आप चला लो धनंजय जी, वो सारे 5 स्टार होटल, चाहे ताज का हो, विराय का हो, लीला का हो, वो मेरा हो बॉम्बे। ये अडानी की पॉलिसी। आप बाकी जो चलाना हो, बड़ा बाप पाव आप बेचो, लेकिन 5 स्टार मेरे रहे, क्योंकि कमाई उनको 5 स्टार में ही। जब, अच्छा, दूसरी बात है कि जब एकाधिकार होता है तो आप, अब देखिए अनिल अंबानी की कंपनियों ने किस तरह पूरे मुंबई को बर्बाद कर दिया, आप उसको अच्छी तरह जानते हैं। ना उन्होंने मोनोरेल चलाई, ना मेट्रो रेल चलाई, सड़कें खोद डाली, तबाह कर दिया पूरे मुंबई। लेकिन उसका गुनाह कुछ नहीं। अनिल अंबानी को कहा कि भाई आप राफेल के उपकरण बनाइए, 30,000 करोड़ का ठेका ले लिया। अनिल अंबानी इंदौर आए थे शिवराज सिंह चौहान के पिछले राज में, पिछले कार्यकाल में, कि साहब मैं 40,000 करोड़ इन्वेस्ट करूंगा मध्य प्रदेश में, ये करूंगा। और कोर्ट में कहते हैं अनिल अंबानी कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तो बीवी के जेवर बेच के अपना गुजारा कर रहा हूं। तो ये सरकारें किन लोगों के साथ है, ये बहुत चिंता की बात है। और इन सरकारों का काम ये है, खास करके राज्य की सरकारें, और अब क्योंकि राज्य की सरकारों का तो कोई वजूद बचा ही नहीं। और जो बात अभी आवेश जी ने कही, बड़ी मार्के की बात, जो बॉडी लैंग्वेज होती है, जो बॉडी लैंग्वेज कमलनाथ की मोदी के साथ हो रही है, या गहलोत की रही है, या भूपेश बघेल की रही है, वो बॉडी लैंग्वेज सहन करने के आदी नहीं है प्रधानमंत्री जी। और आपने देखा होगा हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जब जाते हैं प्रधानमंत्री के सामने, तो वो, उनकी भाषा ऐसी दीनहीन रहती है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, वो वाली भाषा होती। तो ये बड़ी चिंता की। अच्छा, बड़ा बुरा लगता है कि 8 करोड़ 9 करोड़ लोगों का प्रतिनिधि देश के प्रधानमंत्री की, मेरा ये मानना है कि हर एक की गरिमा होती है। एक मजदूर की भी गरिमा है, एक खनिज कर्मी की भी गरिमा है, एक स्वच्छ सफाई कर्मी की भी गरिमा है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, चाहे अमेरिका का भाई साहब, राष्ट्रपति आ जाए। प्रकाश भाई, ये तो संविधान के प्रियम्बल में लिखा हुआ पहले पेज पर, व्यक्ति की गरिमा। जी, बिल्कुल, उस गरिमा का सम्मान करना चाहिए। लेकिन अगर आपने देखा कि पद पे बने रहने के लिए बड़े बड़े नेता अपनी गरिमा को मिट्टी में मिला रहे हैं। और जैसे मध्य प्रदेश की स्थिति है, जब रमन सिंह थे तब क्या हाल था, आवेश जी बता सकते हैं। जो रमन सिंह के जमाने में छत्तीसगढ़ में था, वही अभी मध्य प्रदेश में है।
4 या 5 ब्यूरोक्रेट हैं जो सरकार चला रहे हैं। रमन सिंह जब सीएम थे तो 4-5 अधिकारी थे जो पूरी रमन सिंह की सरकार चला रहे थे। और ऐसा ही अभी मध्य प्रदेश में है कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार शिवराज सिंह चौहान नहीं चला रहे हैं, 4 या 5 अधिकारी हैं, वे तय करते हैं कि कौन क्या फैसले लेंगे, मुख्यमंत्री क्या योजना बनाएंगे, लाडली बहना योजना बनाएंगे, स्कूटी देंगे, मोबाइल देंगे और कर्जे पे कर्जा ले जाएंगे और मध्य प्रदेश को बर्बाद करने के कगार पे पहुंचा देंगे। जो मध्य प्रदेश में 20,000 करोड़ का कर्ज था, 20,000 करोड़ अब हर साल ब्याज में दे रहा है मध्य प्रदेश। तो आप कल्पना कीजिए कि किस पतन की गर्त पे हम पहुंच गए हैं हमारे राज्य। और ये राज्य वो है जो पिछड़े राज्य हैं, जहां जैसे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही आदिवासी प्राधान्य वाले बहुल राज्य इलाका, हैं। बड़ा हिस्सा आदिवासियों का, बड़ा हिस्सा आदिवासियों का है। तो उनके अधिकारों की रक्षा, उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो रही। और इस बात को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जो सर्वशक्तिमान है, ब्रह्मा जी के दूसरे अवतार हैं, वो जानते हैं। जी जी, वो तो बनवासी बनाने पे तुले। ये आवेश भाई, बड़ा कम समय हमारे पास है, लेकिन एक सवाल लास्ट में जरूरी है। हालांकि बहुत सारी बातें अभी करनी थी, समय तेजी से भाग गया, मैं सब बहुत सारे सवाल नहीं कर पाया, राजनीतिक सवाल तो बिल्कुल नहीं कर पाया। एक लास्ट सवाल खाली जवाब दे दीजिए कि मोदी जी या जो कहिए अमित शाह जी हैं या कहिए बीजेपी के जो केंद्रीय नेतृत्व है, उनकी आदत है या तो आप झुको या आपको तोड़ देंगे। आप देख लीजिए शिवसेना का क्या हाल किया महाराष्ट्र में, एनसीपी का क्या हाल किया महाराष्ट्र में, और ये आपके मध्य प्रदेश में क्या हाल किया कमलनाथ जी का। तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हो पा रहा है ये? अभी शाम की खबर है, बड़ी मजेदार। प्रकाश भाई सुनिए, कर्नाटक में भाजपा विधायकों का एक बड़ा माने वो गोल जो है वो कांग्रेस में जाना चाहता है। तो जो खड़गे के पुत्र हैं, मंत्री हैं प्रियांक खड़गे, प्रियांक खड़गे, उनका बयान आया है कि भाई देखिए, हमारे यहाँ तो सारे मिनिस्टर्स के ओहदे और जो भी लाभ लाभ के पद थे वो तो सब भर भरे जा भर चुके हैं। चुके हैं। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो ये भाजपा से परेशान लोग हैं, भाजपा के नेतृत्व से, वो आए, उनका स्वागत है, लेकिन उनको कहीं एडजस्टमेंट तो नहीं हो पाएगा। लेकिन हम चाहेंगे कि वो आए, उसमें कोई बुराई नहीं है आने में। खुली तो हवा दी स्थिति जाएगी उनको, खुली हवा दी जाएगी सांस लेने मिल के लिए। जाएगी। तो दरअसल देखिए, बताऊं आपको, हम वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहते, बहुत बुरा हाल हो गया है। अभी तो आप यह देख रहे हैं, देखते जाइए अगले 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर विधान या तो फिर विधानसभा चुनाव के बाद जब भाजपा के शीर्ष नेता मोदी के खिलाफ बोलने लगेंगे, मोदी के खिलाफ आवाज उठेगी, जब मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान बोलेंगे, जब छत्तीसगढ़ से रमन सिंह बोलेंगे मोदी के खिलाफ, तब क्या होगा उसका अंदाजा लगाइए आप। क्या आपको लगता है कि देवेंद्र फडणवीस बहुत खुश हैं? आवेश उनको नहीं भाई एक पता लाइन, क्या? आवेश भाई एक लाइन ऐड कर देता हूँ, अभी वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, प्रधानमंत्री हाथ जोड़ के सबको चल रहे हैं, सारे नेता हाथ जोड़े हुए हैं, वहीं नितिन गडकरी खड़े हैं हाथ पीछे करके, उन्होंने हाथ भी नहीं जोड़ा। ये वीडियो वायरल हो रहा है जी, नहीं, कंटिन्यू करें। देवेंद्र फडणवीस क्या भूलेंगे कि अमित शाह ने किस हद तक उनको परेशान कर रखा है? उनको नहीं समझ में आ रहा है। तो दरअसल देखिए, वो दिन आ गया है, एक बात। दूसरी बात, भूपेश, छत्तीसगढ़ में जो इलेक्शन होने जा रहा है ना, वो मध्य प्रदेश राजस्थान की तरह नहीं है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल वर्सेस मोदी होने जा रहा है। मोदी के लिए ये बड़ा खतरा है। वह यहां पर एक बात आपको बताऊं, बहुत खुल करके बोल रहा हूं, यहाँ पे बिल्कुल ईमानदारी से कहा जा सकता है, साफ गोई से कहा जा सकता है और बहुत विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि भूपेश बघेल ही कांग्रेस है यहाँ पे इस वक्त। और भारतीय जनता पार्टी, ऐसा नहीं था कि भाजपा की ताकत है, 15 साल राज भाजपा ने किया है यहाँ, उस पूरी ताकत को मोदी ने खा गए, मोदी और शाह की जोड़ी ने। भाई आपको क्या लगता है कि 2018 में सरकार क्यों गिरी? सबसे बड़ी बात यह थी कि 2013 के विधानसभा चुनाव में डॉक्टर रमन सिंह ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम किसानों को बोनस देंगे, कर्ज माफ करेंगे, उनको भत्ता, बेरोजगारों को भत्ता देंगे।
मोदी की सत्ता आ गई 2014 में। रमन सिंह को लगा था कि आएगी यूपीए की सरकार, लेकिन आ गए मोदी जी। और मोदी जी ने आकर के पहला काम यह किया, कहा नहीं, किसी कीमत पर आप बोनस नहीं देंगे, धान का समर्थन मूल्य बढ़ा करके आप किसी कीमत पर नहीं देंगे, आप किसी भी कीमत पर कोई इनपुट सब्सिडी की घोषणा नहीं करेंगे। रमन सिंह और छत्तीसगढ़ के तमाम भाजपा के नेता हाथ जोड़ के खड़े रहे। पूरा 5 साल बीत गया, सारे घोषणा पत्र की धज्जियां उड़वा दी। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि डॉक्टर रमन सिंह के बारे में ये जानते समझते थे कि रमन सिंह जो है पूरी तरह से सुषमा स्वराज और आडवाणी के साथ रहे हैं, और इसलिए उन्होंने ऐसा व्यवहार उनके साथ किया। साथ ही ये बात और बता दूं आपको, ये बात शायद इस समय कहने लायक नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के साथ एक बड़ा हादसा हो चुका है यहाँ छत्तीसगढ़ में। यह बात किसी को पता है कि नहीं कि जब नंद कुमार साय और यहाँ के कांग्रेस भवन में एक बड़ा हादसा हुआ था, उसके बारे में हम फिर कभी बताएंगे, आज उस टॉपिक को नहीं जोड़ते। अलग से बात करेंगे तो बताइए। एक और सवाल का जवाब दे दीजिए जल्दी से। ये बतलाइए कि अगर इतना अंतर्विरोध है आपस में बीजेपी के स्थानीय जो छत्तीसगढ़ के नेता हैं और मोदी जी में, फिर ये 2019 में इतने सारे सांसद कैसे आ गए बीजेपी? देखिए, बहुत स्पष्ट थे कि